आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का अध्ययन करेंगे और क्लास 12th की ये जो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज हम लोग इसी का थोड़ा बेसिक सा कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो वैद्युत चुंबकत्व है वो है क्या। वैद्युत चुंबकत्व, ये वैद्युत चुंबकत्व जो है ये फिजिक्स की एक बहुत बड़ी शाखा है, भौतिक विज्ञान की एक बहुत बड़ी शाखा है और इसी को दो पार्ट में तोड़कर हम लोग पढ़ेंगे। अभी पहले पार्ट में आता है स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, और दूसरे पार्ट में आएगा गति वैद्युत की, गति वैद्युत की। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी में जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा वो रेस्ट में रहता है। अभी तो हम लोग को पता है नहीं कि चार्ज क्या होता है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बस अभी आप इसको ऐसे जान लें कि इसमें जो होता है, जो चार्ज रहेगा, आवेश, वो रुका होगा, स्थिर होगा, स्थिर रहेगा। और इसमें जो आवेश होगा वो कैसा रहेगा? इसमें आवेश जो रहेगा वो गतिशील रहेगा, रुका नहीं रहेगा, मोशन कर रहा होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत ये दोनों फिजिक्स की जो शाखाएं हैं ये पूरी क्लास 12th की फर्स्ट फिजिक्स को कवर कर लेती हैं। मतलब कि ये दोनों लोग मिलके पूरी फिजिक्स फर्स्ट को कवर कर लेंगी। क्लास 12th की जो फिजिक्स फर्स्ट है पूरी की पूरी कवर कर लेंगी ये लोग आपस में मिलकर। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत क्लास 12th के 4 अध्याय आते हैं। नंबर 1 पहला ही लेसन है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। दूसरा अध्याय रहेगा गॉस का प्रमेय। तीसरा अध्याय रहेगा वैद्युत विभव और एक अध्याय और इसी में आता है जिसे हम लोग संधारित्र तथा परावैद्युत के नाम से जानेंगे। ये स्थिर वैद्युतिकी में ये 4 अध्याय आते हैं कक्षा 12 की फिजिक्स में। गति वैद्युतिकी में इनको छोड़ के फिजिक्स फर्स्ट में जितने भी अध्याय हैं वो सब आ जाते हैं गति वैद्युतिकी में। इसमें जैसे पहले ही आ जाएगा धारा, विद्युत, ये यूनिट है, इसके अंदर कुछ और अध्याय आते हैं। दूसरा इसी में आ जाता है चुंबकत्व, फिर इसी में आपको मिल जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, मैं सब लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले EMI लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसे बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये पूरा का पूरा अध्याय है, पूरा का पूरा अध्याय पढ़ना है हम लोग को। फिर बात करें इसी में हम लोग पढ़ेंगे AC, AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और इसी में ही हम लोग पढ़ेंगे
EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इन सभी चीज़ों को हम लोग गति वैद्युतिकी में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी और इतनी यूनिट में, इतने अध्याय में आपका जो फिजिक्स फर्स्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहले बेसिक चीज़ों को मैंने बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको फिजिक्स में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो है मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लेसन पर, इस फिजिक्स के फर्स्ट लेसन पर, जिसका नाम है क्लास 12th की फिजिक्स फर्स्ट का लेसन फर्स्ट का अध्ययन हम लोग करेंगे, अध्याय फर्स्ट का, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। इसे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये हम लोग का पहला अध्याय है और इस अध्याय की जो फर्स्ट हेडिंग है उसका नाम है वैद्युत आवेश। फर्स्ट हेडिंग क्या है? वैद्युत आवेश। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ये हम लोग को जानना है, इसकी डिफिनीशन जाननी है, इसके विषय में जानकारी भी और अच्छी प्राप्त करनी। कक्षा 10 में तो कुछ जानकारी मिली होगी परंतु सभी नहीं मिल पाई होगी, वो हम लोग यहाँ पे प्राप्त करेंगे। चलिए अब जानते हैं पहले इसकी डिफिनीशन क्या है। तो इसकी डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, ये किसी भी पदार्थ की क्वालिटी होती है। किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वह गुण होता है जिससे उस पदार्थ में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या फिर वह पदार्थ, ये जो पदार्थ है वह पदार्थ इन प्रभावों का मतलब वैद्युत या चुंबकीय प्रभावों का, या फिर वह पदार्थ इन प्रभावों का अनुभव करता है या तो ये क्वालिटी पदार्थ में उत्पन्न होगी या फिर इन प्रभावों, इन इफेक्ट्स का ये पदार्थ क्या करेगा? अनुभव करेगा। और ये जो अनुभव करेगा या फिर ये क्वालिटी जो आएगी पदार्थ में, वो किसके कारण आती है? वो आवेश के कारण आती है। और वही क्वालिटी, यही
क्वालिटी जो है वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव ये जो उत्पन्न होता है, ये जिस क्वालिटी के कारण उत्पन्न होता है उसी क्वालिटी को क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। क्या बोलेंगे? वैद्युत आवेश। ठीक है। अब चुंबकीय, आप लोगों ने वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव मतलब कुछ वैद्युत घटनाएं हो जाए या चुंबकीय प्रभाव में एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल जैसे जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे कि स्केल होती थी, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े थे, स्केल से बालों को रगड़ते थे या बालों से स्केल को रगड़ते थे, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लेता था? आकर्षित कर लेता था। किसके कारण? ये आकर्षण वाला प्रभाव आ गया। आकर्षण का मतलब चुंबकीय प्रभाव। किसके कारण आया? तो भाई बोलेंगे आवेश के कारण आया। किसके कारण आया? आवेश के कारण। ठीक है। और ये सभी प्रभाव, चाहे वैद्युत हो चाहे चुंबकीय प्रभाव, जिसके कारण आएगा उसे ही क्या बोलेंगे? आवेश। ठीक है। और आवेश को हम लोग किससे दर्शाते हैं? आवेश को हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं इसको हम लोग या तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका कूलाम। इसका मात्रक होगा क्या? कूलाम। ठीक है। कूलाम को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल सी से। किससे? कैपिटल सी से। चूंकि यह एक क्वालिटी है, एक गुण है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये आवेश कितने प्रकार का होता है। ये आवेश कितने प्रकार का होता है, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक। अब इसमें ध्यान दें, ये जो आवेश होता है, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो आवेश होता है ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश। क्योंकि इसके पास दिशा तो होती नहीं है। इसे हम लोग अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। चलो, और एक चीज़, ये आवेश ना किसी पदार्थ का एक मूल, मतलब इससे छोटा कोई चीज़ नहीं होता, मूलभूत गुण बोल सकते हो। चलो, अब जानेंगे कि आवेश के प्रकार क्या होते हैं। बात करें आवेश की, तो आवेश के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है। तो आवेश निम्न दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश को हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है। क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे धनात्मक आवेश, किसी वस्तु पर धन आवेश कब आएगा और किसी वस्तु पर ऋण आवेश कब आएगा वो जानना है। चलो तो बात करते हैं इसके। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, एक चीज़ याद रखना, कोई भी पदार्थ, एनी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, मान लो जैसे यही,
इस पे क्या होगा, इस पे जो है प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इस पे अगर 10 प्रोटॉन हैं तो 10 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 प्रोटॉन और 10 ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ याद रखना, 10 प्रोटॉन और 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों पर होता है प्लस आवेश, धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर होता है ऋण आवेश। यदि इस पदार्थ में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो ये बचेगा कितना यहाँ पे, कहोगे सर 10 प्रोटॉन और 9 क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन। यही तो बचेगा। एक निकल गया, बाहर कहीं चला गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं बाहर निकल गया, तो अब बताओ इस पे कौन अधिक हो गया। तो बोलोगे सर इस पे तो प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया। मैं पूछूंगा कितना ज़्यादा हो गया, कहोगे सर इलेक्ट्रॉन से एक ज़्यादा। तो एक अगर ज़्यादा हो गया तो मैं इसको बोलूँगा कि इस पे एक का क्या आ गया, धन आवेश। एक का क्या आ गया, धन आवेश, एक का प्लस चार्ज हो गया। अगर ऐसा होता कि पदार्थ में से जैसे अभी 10 प्रोटॉन थे, 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इसमें कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ गया होता, जब इलेक्ट्रॉन आ जाता तब क्या होता, तब ये 10 प्रोटॉन रह जाता और ये 11 इलेक्ट्रॉन हो जाता। अब इसमें देखो तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, अब माइनस वाला ज़्यादा हो गया क्योंकि प्लस वाला तो 10 ही है, माइनस वाला 11 हो गया। तो इस पर जो है एक का क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि एक ज़्यादा है तो एक का माइनस। अगर यही 12 होता तो अब इस पे कितने का माइनस चार्ज आ जाता, 2 का। आई बात समझ में। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यदि इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ अगर त्याग करता है, देखो यहाँ से ये त्याग दिया, निकाल दिया, त्याग करेगा तो उस वस्तु पर जो आवेश आया गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धनावेश। क्या बोलेंगे, धनावेश। अगर कोई ग्रहण कर रहा है, यहाँ पे देखो कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अगर ग्रहण कर रहा है तब वस्तु पर जो आवेश आएगा ये देखो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणावेश। क्या बोलेंगे, ऋणावेश। आई बात समझ में। तो डिफिनीशन तो सिंपल बन जाएगी, क्या बनेगी कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करेगा तो उस पर आने वाला आवेश धन, क्या कहते हैं, ऋणावेश। अगर त्यागता है तो उस पर आने वाला आवेश क्या होगा, धनावेश। इस प्रकार से आवेश कितने प्रकार के, 2, एक धनावेश और एक ऋणावेश। समझ में आ रहा। चलो तो इसे आप नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग आवेशों के कुछ गुणधर्म के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक अच्छा सा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे। देखिए प्रयोग में है ये, क्या है कि रॉड्स हैं, 2 रॉड मान लीजिए, एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे है। इधर इस पर भी धन आवेश था, इस पर भी धन आवेश था। दोनों को स्टैंड के सहारे खड़ा किया गया था, इसको भी स्टैंड के सहारे खड़ा किया गया। तो जब इनको समीप लाया गया तो ये देखा गया कि ये लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे, अर्थात एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित। फिर क्या हुआ, ये पहली स्थिति है। दूसरे में क्या किया गया, एक और क्षण को लिया गया, ये पे माइनस चार्ज था और एक क्षण और था, इस पे कौन सा चार्ज था, इस पे भी माइनस चार्ज था।
इसको भी स्टैंड पे खड़ा किया गया, इसको भी स्टैंड पे खड़ा किया गया। अब इनको जब समीप लाया गया, फिर क्या देखा गया कि जब समीप ला रहे थे फिर ये एक दूसरे को क्या करने लगे, प्रतिकर्षित। क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित। फिर एक तीसरी स्थिति आई, उसमें क्या था, एक रॉड ऐसी लाई गई जो कि प्लस से धना मतलब कि प्लस चार्ज था जिस पे, और एक पर क्या था, माइनस चार्ज था। अब इसको हमने ये स्टैंड पे खड़ा कर दिया, इसको भी स्टैंड पे खड़ा कर दिया। अब हमने देखा कि इन दोनों को जब समीप ला रहे थे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए, एक दूसरे की ओर खींचे चले आए, आकर्षित हो गए। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि यदि समान प्रकार के आवेश मतलब प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, अर्थात एक दूसरे से दूर भागते हैं। और यदि एक प्लस और एक माइनस मतलब कि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, विपरीत जाति के हों, विजातीय हों, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, आकर्षित करते हैं। तो निष्कर्ष यही निकला इस प्रयोग का, निष्कर्ष ये निकला कि प्लस और प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। माइनस और माइनस भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ये सब क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है तब ये लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ पे लिखा है, मैं फिर यहीं लिख देता हूँ, ये लोग इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। मतलब ये कि दो सजातीय प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आई कि नहीं बात समझ में, मेरे ख्याल से तो आ रहा होगा, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा ज़रूर। तो मैं चाहता हूँ इसे भी आप नोट कर लें। चलिए लिख लिया होगा, ठीक। अब देखते हैं आगे का। अब हम लोग किसके विषय में जानेंगे, समझिए। अभी मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, जैसे कोई पदार्थ हो, अगर इसमें से 10 प्रोटॉन था बताया, 10 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो ये आवेश निकला तो ये आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं निकलता है, बिना द्रव्यमान के नहीं निकलता है। मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला अर्थात इसमें से द्रव्यमान भी निकलेगा। मतलब अगर कोई एक वस्तु A है और कोई दूसरी वस्तु B है, अगर इलेक्ट्रॉन A से कहाँ जा रहा है, B में, A से B में, तब A के द्रव्यमान में कमी होगी, A के द्रव्यमान में कमी होगी और B के द्रव्यमान में वृद्धि होगी। B के द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, A के द्रव्यमान में कमी और B के द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। आई बात समझ में, याद रखना इस चीज़ को। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, जिसमें जाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलें। चल थोड़ी सी कहानी में द्रव्यमान और किसके विषय में बता देता हूँ, आवेश। चलो द्रव्यमान ले लो।
मास और आवेश। आवेश का मतलब चार्ज। तो देखो द्रव्यमान केवल एक प्रकार का, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, हमेशा हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। जबकि आवेश दो प्रकार का, एक धनात्मक और कैसा, ऋणात्मक। मतलब आवेश दो प्रकार का हो सकता है, एक प्लस में और एक माइनस में, लेकिन द्रव्यमान का भी माइनस में नहीं होता भाई, वो हमेशा किस में रहता है, प्लस में। समझ में आया बरखुरदार? नहीं आया, जो दिक्कत हो बेटा बता देना, ठीक है। चलो आगे फिर बात करें हम लोग, जो द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान अगर कोई वस्तु, ये ऐसा बोलें कि द्रव्यमान की गति अवस्था, मतलब अगर द्रव्यमान की गति अवस्था को लें, जैसे आवेश है, आवेश को हम लोग गति कराएं, गति मतलब उसको मूव कराएं, चलो भाई तुम घूमो, गति करो। तो जब गति कराते हैं तो इस पर, आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? लेकिन द्रव्यमान पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब गति अवस्था में द्रव्यमान के लिए व्यंजक सुन लो, गति अवस्था में, गति अवस्था में ये यम, यम जो है द्रव्यमान है, कौन सी अवस्था की, गति अवस्था की, क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, यम नॉट अपान रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये मतलब कि यदि कोई वस्तु अगर गतिमान है, गति कर रही है, तो उसका गति अवस्था में जो द्रव्यमान होगा, गति अवस्था में द्रव्यमान ये यम होगा। यम नॉट क्या है, ये स्थिर अवस्था में द्रव्यमान है। कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था का ये द्रव्यमान है, ये स्थिर अवस्था का क्या है, द्रव्यमान। सी क्या है, सी है प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या है, प्रकाश की चाल। वी क्या है, जिस स्पीड से वस्तु गति कर रही है, जिस स्पीड से वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, ये उस वस्तु की गति है, उस वस्तु की चाल। जबकि गति अवस्था में, गति की अवस्था में, गति की अवस्था में आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई कि नहीं बात समझ? तो दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस था, मैंने आपको बता दिया है। कुछ आवाज़ों से दिक्कत हो रही है, बट ठीक है, थोड़े दिनों में दूर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, लिख लिया होगा इसे, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग को ये जानना है कि आवेशों के संरक्षण नियम क्या है, आवेश का संरक्षण नियम क्या है। तो आवेश का संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। आवेशों का संरक्षण नियम ये बताता है कि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मैं लिख देता हूँ, आवेशों को या आवेश को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट
किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब आवेश को तो ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आप क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित, मतलब एक जगह से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं आप। ठीक है, ये आवेश का कौन सा नियम है, संरक्षण नियम है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्या कि कोई भी वस्तु हो उस पर जितने प्रोटॉन उतने ही क्या इलेक्ट्रॉन। तो कोई आपसे पूछ लिया कि बताओ इस पर चार्ज कितना, आवेश कितना है, क्या बताओगे, कहोगे सर कुछ नहीं। अगर आपसे कोई पूछा आवेश तो आप कहोगे सर 10 का धनावेश है, ये देखो 10 का प्लस पॉजिटिव, 10 का धनावेश है और 10 का ही क्या है ऋणावेश, 10 का ऋणावेश है। और आपसे अगर कोई नेट चार्ज पूछ लिया, नेट आवेश, क्या पूछ लिया, नेट आवेश, तब आप बताना क्या बताओगे कि नेट आवेश इस पर क्या है, शून्य। तब नेट में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, जितने प्लस उतने माइनस एक दूसरे को निरस्त कर दिए तो उसे हम लोग बोलते हैं नेट आवेश, कितना है, शून्य। और इस स्थिति में वस्तु को बोला जाता है कि वस्तु उदासीन है। कैसे है भाई, उदासीन। हाँ, अगर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो तो वस्तु कैसी होगी, उदासीन होगी। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, चलो तो इसे नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। चलिए, हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो भाई, आवेशों का क्वांटीकरण बताता क्या है, यही समझो, बताता क्या है, ये कहना क्या चाहता है। क्वांटीकरण का मतलब, क्वांटीकरण का मतलब ही होता है फिक्स, पूरा। कैसे समझो, देखो इधर मैं समझाता हूँ। मैं बोलूँ कि यदि कोई एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु क्या है, B। अगर A से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, B में, तो बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आवेश है, इसे हम लोग मूल आवेश बोलते हैं। आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन, E। ठीक है, इसका मान आप लोग पढ़े होंगे, E का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। पूछा जाए प्रकृति क्या होती है तो बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस होता है चार्ज, तो इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, सर इसकी प्रकृति ऋणात्मक रहेगी। सर क्या रहेगी, ऋणात्मक। ठीक है, क्या होगी, ऋणात्मक। अब ये आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत ये बोलता है कि ए बॉडी से बी बॉडी में यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं, 3/2 भी नहीं जाएगा, 1.5 भी नहीं जाएगा, 2.3 भी नहीं जाएगा। अरे सर जाएगा क्या फिर, अरे भाई ये सब चीज़ें जो हैं ये गलत चीज़ें हैं, इतने इलेक्ट्रॉन नहीं जाते।
इलेक्ट्रॉन जाता है तो पूरा पूरा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस प्रकार से सर आधा तिहावा नहीं जाता, पूरा पूरा जाता है। और ये इसी चीज़ को कौन बताता है? आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत, कि यदि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वह मूल आवेश, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मूल आवेश। तो मूल आवेश के पूर्ण गुणज, पूर्ण मतलब पूरा पूरा, ऐसा नहीं कि 1.5 2/3 कुछ भी, ऐसा नहीं, पूरा पूरा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 कुछ भी हो, पूरा पूरा हो, पूरा पूरा। तो मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है वह किस प्रकार से होता है? मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आई बात समझ में? अब ये बताओ भाई, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे प्लस चार्ज, इसमें आया तो माइनस चार्ज, हुआ कि नहीं? तो आवेश जो होगा वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। अब देखो ये आगे वाली वैल्यू क्रम से क्या हो रही हैं? 1 2 3 4 5 शुरू, सही है ना? तो इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन नंबर्स को व्यन से, कुछ भी हो सकता है, इसके नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में हर जगह देखो क्या लगा हुआ? ई लगा हुआ है। तो हम लोग का फार्मूला बन जाता है Q बराबर क्या? एन ई। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 या 4 कुछ भी। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्यू क्या है? वस्तु पर, किसी वस्तु पर क्या आवेश आया, क्या आवेश उत्पन्न हुआ। वो आवेश प्लस में भी हो सकता है और माइनस में। आई बात समझ में? चलो ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो, नोट कर लो। फिर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। चलो नोट हो गया? चलो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या देखना है? बहुत सिंपल चीज़ है, एक क्वेश्चन देखेंगे बस। मान लो कह दिया कि किसी वस्तु पर 100 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो वस्तु पर आवेश बताओ, तो वस्तु पर आवेश बताइए क्या क्वेश्चन है। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, कोई वस्तु है, इस पर क्या है? 100 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। 100 इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब क्या हुआ? अगर 100 प्रोटॉन है तो इस पर 200 इलेक्ट्रॉन है भाई। 100 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, 100 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 100 है तो इसमें 100 अगर ज़्यादा करेंगे तो 200 तो होगा ना भाई, 200 तो होगा ना यार। ये 100 ज़्यादा होना चाहिए, किससे? प्रोटॉन से, तो ज़्यादा है ये। हाँ ये, तो ये अधिकता कितनी अधिकता है? 100, यही होता है ये जो अधिकता, इसे हम लोग बोलते हैं यन। कितना है? 100। अब मुझे ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? कहोगे सर माइनस का। कितने माइनस? सर 100 माइनस का, क्योंकि 100 ज़्यादा है तो ये माइनस चार्ज आएगा। लेकिन 100 का क्या है? कितने का? 100 का माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, चलो अब देखो, यन हमको दिया है, हमसे पूछा है कि वस्तु पर आवेश क्यू बताओ। अभी जस्ट हमने पढ़ा है फार्मूला, Q बराबर क्या? N × E। आगे क्या था? प्लस और माइनस। अब बताओ मुझे कि आवेश प्लस में आना चाहिए कि माइनस में? कहोगे सर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए किस में आएगा? माइनस में। यहाँ पर रखो माइनस। Q बराबर माइनस, N का मान सर 100। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया 1.6 × 10⁻⁻19। तो बताओ भाई, गुणा कर लो। अरे यार 2 जीरो से इसको ख़त्म करो, ये कितना बचेगा? 17। तो आ जाएगा माइनस में 1.6 × 10⁻⁻17। इतने कूलाम का क्या हो?
आवेश होगा। पूछ लिया आवेश की प्रकृति कैसी है, तो माइनस लगा है ना, तो माइनस का मतलब आवेश की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है। कैसी है, ऋणात्मक है। समझ में आया भाई? चलो तो भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो कोई भी दिक्कत होगी बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा उस दिक्कत को। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।